स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में। पिछली वीडियो में हमने विटामिन्स बी समूह के कुछ विटामिन्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम विटामिन बी समूह के विटामिन्स के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो हमने विटामिन B2 तक हमने डिस्कस कर लिया था कि उसकी कमी से कौन कौन से डिजीज़ होती है और उनके जो रासायनिक नाम है, उसमें जो बेसिक टर्म पूछी जाती है नेट में, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे विटामिन B3 के बारे में। विटामिन B3 जो है ये भी विटामिन बी जो समूह है उसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट विटामिन है। इसका जो रासायनिक नाम है वो है नियासिन। इसके अलावा इसे, क्योंकि ये पेलेग्रा जो डिजीज़ है उससे हमारी रक्षा करता है, तो इसे विटामिन PP भी कहते हैं। PP का मतलब है पेलेग्रा प्रिवेंशन। PP का मतलब है पेलेग्रा प्रिवेंशन। पेलेग्रा प्रिवेंशन। नेक्स्ट हम इसको कह सकते हैं निकोटिनामाइड, और नेक्स्ट हम कहते हैं इसे निकोटिनिक अम्ल। निकोटिनामाइड और निकोटिनिक अम्ल। इसके अलावा हम इसे PPF भी कहते हैं। इसका मतलब है P का मतलब पेलेग्रा, P नेक्स्ट जो P है उसका मतलब है प्रिवेंशन, और F का मतलब है फैक्टर, पेलेग्रा प्रिवेंशन फैक्टर। तो इसके कितने नाम हो गए? नियासिन जो है इसका रासायनिक नाम है, विटामिन PP पेलेग्रा प्रिवेंशन जिसे कहते हैं। इसके अलावा निकोटिनामाइड और निकोटिनिक अम्ल और PPF। अब बात कर लेते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात के बारे में। तो जो विटामिन B3 है, जो विटामिन B3 जो है वो हमारे शरीर में ट्रिप्टोफैन के रूप में हम इसे लेते हैं, और ये हमारे शरीर में जाकर विटामिन B3 के रूप में परिवर्तित होता है, चेंज होता है। और जो ट्रिप्टोफैन है इसे विटामिन B3 में चेंज करने में कौन कौन से विटामिन सहयोग करते हैं, हेल्प करते हैं? विटामिन B1, B2 और B12। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि विटामिन जो ट्रिप्टोफैन है उसे विटामिन B3 में चेंज होने में कौन कौन से विटामिन हेल्प करते हैं, तो हम आंसर दे सकते हैं विटामिन B1, B2 और B12। तो ये सारे जो विटामिन हैं ये विटामिन B3 को चेंज होने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा अगर हम 60 mg ट्रिप्टोफैन लेते हैं तो हमें 1 mg विटामिन B3 प्राप्त होता है। इसका फंक्शन है ट्रिप्टोफैन में ये एक तो चेंज करने में कौन कौन मदद है, इनको विटामिन B3 में चेंज करने में विटामिन B2, B1 और B12 सहयोग करते हैं। इसके अलावा जो विटामिन B3 है वो विटामिन 1, 2 और 12 की जो B1, B2 और B12 है इनका हेल्प भी करता है। इनका जो मेटाबॉलिज्म है शरीर में किस तरह से हो पाए, सही तरह से हो पाए, इसमें ये जो है इनकी हेल्प भी करता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं विटामिन B3 की कमी से होने वाले रोग। तो विटामिन B3 की कमी से होने वाले रोग हैं 3DS और 4DS। 3DS और 4DS का मतलब है D का मतलब 3D है इसमें, तो 3DS से हम समझ सकते हैं इसमें 3DS होंगे, यानी पहला होगा डर्मेटाइटिस, डायरिया और डिमेंशिया। डर्मेटाइटिस जो है त्वचा से संबंधित रोग होता है, इसमें त्वचा जो है खुरदरी हो जाती है। डायरिया जो है उसमें हमें जो हमारा जो मोशन होता है वो लूज हो जाता है, और डिमेंशिया के अंदर याददाश्त संबंधी रोग, हमारा जो याद रखने की क्षमता है वो प्रभावित होती है। और बात कर लेते हैं 4DS का मतलब 4D होंगे इसमें, तो ये इसमें क्या होगा? डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया, और फोर्थ जो है वो होगा डेथ। तो ये दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। 3DS यानी डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया, और 4DS मतलब डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया। जान चुके हैं कि 3D और 4DS क्या होता है। 3D यानी डर्मेटाइटिस, डायरिया और डिमेंशिया। 4D यानी ये तीनों ही बीमारियां 4D में होगी, और लास्ट में क्या आएगा? डेथ आ जाएगा। तो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बता दूँ कि डिमेंशिया हम डर्मेटाइटिस हम देख चुके हैं। डर्मेटाइटिस क्या होता है?
अब देख लेते हैं नेकलेस डर्मेटाइटिस। नेकलेस डर्मेटाइटिस ये क्या होता है? टाइटिस, नेकलेस डर्मेटाइटिस जो है इसमें जो वैसे डर्मेटाइटिस है उसमें त्वचा पे जो है हमारे घाव दिखाई देते हैं, त्वचा प्रभावित होती है। नेकलेस से मतलब है गला, गले की जो त्वचा है वो इसके द्वारा प्रभावित होती है। तो इसके अंतर्गत हमारी जो गले की त्वचा है वो प्रभावित होती है। अगर नेकलेस डर्मेटाइटिस पूछा जाएगा तो आप इसका आंसर क्या देंगे? हमारा जो गला है इससे प्रभावित होता है। और खाली अगर डर्मेटाइटिस पूछा गया है तो इससे हमारी त्वचा प्रभावित होती है। तो अब बात कर लेते हैं विटामिन B5 के बारे में। विटामिन B5 का जो रासायनिक नाम है वो है पेंटाथोनिक एसिड। इसका जो रासायनिक नाम है क्या है? पेंटाथोनिक एसिड, ये है इसका रासायनिक नाम। और विटामिन B5 के कई सारे फंक्शन हैं, तो हम बात कर लेते हैं। विटामिन B5 जो है चर्म रोग ठीक करने में सहायक है। इसकी कमी से एक तरह का चर्म रोग यानी त्वचा सफ़ेद होना, इस तरह का रोग हो जाता है। नेक्स्ट है ये लिनोलिनिक एसिड जो है उसे आर्किडोनिक में चेंज होने में हेल्प करता है। लिनोलिनिक एसिड जो है मतलब लिनोलिनिक एसिड जो है उसे आर्किडोनिक एसिड में चेंज होने में कौन हेल्प करता है? विटामिन B5। और क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि लिनोलिनिक एसिड को आर्किडोनिक में चेंज करने में कौन हेल्प करता है? विटामिन B5। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आर्किडोनिक एसिड जो है, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लिनोलिनिक एसिड जो है B5 की सहायता से, हेल्प से किस एसिड में, किस तत्व में चेंज होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्किडोनिक एसिड में। नेक्स्ट है इसका वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट कि हीमोग्लोबिन के निर्माण में पैराफिन का निर्माण करता है। पैराफिन जो है एक तरह का बाउंड होता है जो कि हीमोग्लोबिन को बांध के रखता है। पैराफिन क्या है? एक तरह का बाउंड होता है जो कि हीमोग्लोबिन को बांध के रखता है। और हीमोग्लोबिन जो है एक तरह की शर्करा है। हीमोग्लोबिन को जो पैराफिन है एक तरह से बांध के रखता है, इसीलिए ये एक तरह का बाउंड होता है हीमोग्लोबिन को बांधने के लिए। नेक्स्ट है रक्त शर्करा यानी ब्लड शुगर को स्टेबल बनाने में, ब्लड जो शुगर है उसे ये स्टेबल बनाने में भी कौन हेल्प करता है? विटामिन B5। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी कमी से। जैसा कि हम जानते हैं कि इसकी कमी से क्या हो जाएगा? त्वचा संबंधी रोग हो जाएंगे। और सबसे जो ज़्यादातर जो देखा जाता है वो है त्वचा जो है सफ़ेद पड़ जाती है, और ये रोग जो है विटामिन B5 की कमी से होता है। लो BP, इससे जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाएगा। हृदय की गति में अनियमितता देखी जाती है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि विटामिन B5 की कमी से क्या होता है और विटामिन जो B5 है उसके क्या क्या फंक्शन है। नेक्स्ट जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, विटामिन B5 जो है, विटामिन B5 सर्वाधिक किसके अंदर पाया जाता है? और ये पाया जाता है रॉयल जेली के अंदर। रॉयल जेली, ये क्वेश्चन नेट में आ चुका है। रॉयल जेली ऐसा पूछा गया था कि रॉयल जेली जो है किस विटामिन का स्रोत है? तो इसका आंसर क्या होगा? विटामिन B5। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विटामिन B5 का सबसे अच्छा सर्वाधिक जो विटामिन B5 है वो कौन से स्रोत में मिलेगा? तो हमें मिलेगा रॉयल जेली। इसका आंसर क्या हो जाएगा? B5 जो है उसका सबसे अच्छा स्रोत क्या है? रॉयल जेली। तो यहाँ पर हमारा विटामिन B5 भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं विटामिन B6 के बारे में। विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम है वो है पैराडॉक्सिन, और इसे पायरिडॉक्सिन भी कहा जाता है। ये दोनों ही इसके रासायनिक नाम है, पैराडॉक्सिन और पायरिडॉक्सिन। इसे एडरमिन कहा जाता है, प्रतित्वचा शोध कहा जाता है, डर्मेटाइटिस फैक्टर भी कहा जाता है। और अब बात कर लेते हैं इसके कार्यों के बारे में। ये चूहों के अंदर जो चर्म रोग है उनसे उनकी रक्षा करता है, मतलब उनमें चूहों के अंदर जो चर्म रोग है उसे नहीं होने देता है। और ये 3 रूपों में होता है। कौन कौन सा? पायरिडॉक्सिन,
पायरिडॉक्सल और पायरिडॉक्सामिन। फिर से देख लीजिए, पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सल और पायरिडॉक्सामिन, ये 3 रूप हैं इसके। इन 3 रूपों में ये शो होता है। अब बात कर लेते हैं इसकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में। तो पहला जो है माइक्रोसाइटिक एनीमिया। एनीमिया एक तरह का ये एनीमिया होता है, इसमें जो है खून की कमी हो जाती है। दूसरा है काइलोनीसिया। काइलोनीसिया त्वचा संबंधी रोग होता है। और इसके अलावा है एक्रिडीनिया। इसमें जो ये है काइलोनीसिया, काइलोनीसिया जो है उसमें हमारा जो नेल है वो अर्ध वैसा स्पून शेप का हो जाता है, स्पून शेप का दिखाई देता है। इसके अलावा हमारा जो नेल है उसके बीच में अर्धचंद्राकार आकृति दिखाई देती है। फिर से देख लीजिए, काइलोनीसिया जो है इसमें स्पून शेप का हमारा नेल हो जाता है और हमारा जो नेल होता है, अंगूठा जो होता है, उसके बीच में अर्धचंद्राकार आकृति दिखाई देती है। एक्रिडीनिया, एक्रिडीनिया जो है इसमें भूख नहीं लगती, भूख जो है ख़त्म हो जाती है बिल्कुल ही, और भूख नहीं लगती, रोगी की जो भूख है वो बिल्कुल ही समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर हमने देख लिया विटामिन B6 से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जो कि नेट में पूछी जा सकती है। हम केवल आज एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम से रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं, इस वजह से हम जो नॉर्मल एग्ज़ाम में आने वाले टर्म्स और जो जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं उसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं विटामिन बी समूह जो है उसी के बहुत ही इम्पॉर्टेंट विटामिन के बारे में, वो है विटामिन B7। विटामिन B7 का जो रासायनिक जो केमिकल नेम है वो है बायोटिन, और इसे विटामिन H भी कहा जाता है, एंटी एग वाइट भी कहा जाता है। एंटी एग वाइट इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अंडे के अंदर जो विषाक्तता होती है उसे समाप्त करने में सहायक होता है। जो अंडे के अंदर वाइट वाला भाग होता है उसके अंदर कुछ विषाक्तता होती है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो वो उसको समाप्त करने में हेल्प करता है। इस वजह से जो विटामिन H है या फिर विटामिन B7 जिसे हम कह सकते हैं, इसे हम एंटी एग वाइट भी कहते हैं। इसके अलावा इसे एंटी इंजरी भी कहते हैं। इंजरी या कहीं घाव वगैरह लग जाता है तो इसको एंटी इंजरी भी कहा जा सकता है। तो क्योंकि ये इंजरी यानी घाव को ठीक करता है तो हम इसे एंटी इंजरी कह सकते हैं। जो वाइट पोर्शन है अंडे का उसकी विषाक्तता को समाप्त करता है तो एंटी एग वाइट भी कहा जा सकता है। तो इसे इस तरह से लगभग 5 नामों से पुकारा जा सकता है। अगर आपको बायोटिन के बारे में डिटेल में जानना है तो आप मेरे चैनल पर जाकर ज़रूर चेक कीजिए, उसमें मैंने बायोटिन का पूरा डिटेल में लेक्चर दिया है, उसे आप ज़रूर देखिए। इससे आपके बायोटिन से रिलेटेड काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर आज हम केवल नेट से रिलेटेड कुछ टर्म्स को लेकर आए हैं और साथ ही विटामिन B समूह से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इन चीज़ों पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज मैं सिर्फ आपको इतना बता रही हूँ कि नेट में किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसलिए अगर आप बायोटिन को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर ज़रूर चेक कीजिए। नेक्स्ट जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो है सिड्स, SIDS। सिड्स जो है ये टर्म ज़रूर पूछी जा सकती है। ये क्या है? एक तरह की बीमारी होती है। अमेरिका जो है, अमेरिका के जो देश है, जो पश्चिमी देश है, उनमें ज़्यादातर देखी जाती है। इसमें है, इसका जो फुल फॉर्म है वो है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। सडन इन्फेंट, सडन का मतलब जानते ही हैं, अचानक से, इन्फेंट यानी बच्चा, बहुत छोटा बच्चा जो होता है, इसमें जो एज है बच्चे की वो होती है 0 से 1 साल तक। इसमें क्या होता है, छोटे बच्चे की अचानक से मृत्यु हो जाती है, अचानक से उसमें B7 की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। इसके साथ ही अन्य जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा इनके बच्चे के अंदर कमी हो जाती है। इसका उसके पेरेंट्स को पता नहीं चलता और बच्चे की पालने में ही मृत्यु हो जाती है। इसी वजह से इसे पालने में मृत्यु रोग भी कहा जाता है और साथ ही इसे RI भी कहा जाता है। तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है, SIDS, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, SIDS। तो आप ये सारे जो टर्म्स हैं अच्छे से इसको रिवाइज कीजिए, लर्न कीजिए, क्योंकि नेट में ये पूछा जा सकता है। तो बात कर लेते हैं विटामिन B9 के बारे में, जिसे कि फॉलिक एसिड भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे फॉलिक एसिड, विटामिन सेकेंड, विटामिन M,
टेराटाइल और साथ ही इसे ग्लूटामिक और लैक्टोग्लूटामिक अम्ल भी कहा जाता है। फिर से देख लीजिए, इसका जो विटामिन B9 है उसका रासायनिक नाम में क्या है, फोलेट और फॉलिक एसिड भी कहा जाता है इसे, विटामिन B2, विटामिन BM, ग्लूटामिक और टेराटाइल लैक्टोग्लूटामिक, ये सारी टर्म्स हैं और ये आपको लर्न ही करनी पड़ेंगी। ये एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, नेट में किसी भी तरह से इसका जो कोई भी क्वेश्चन किसी भी रूप में आ सकता है। नेक्स्ट हम इसके फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। किसके फंक्शन के बारे में, विटामिन B9 यानी फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड की जो फंक्शन है वो है ब्लड में पैराफाइटिन रिंग बनाना। पैराफाइटिन रिंग जो है किसके द्वारा बनाई जाती है ब्लड में, फॉलिक एसिड के द्वारा। किसके द्वारा, फॉलिक एसिड यानी B9, विटामिन B9। ये क्या करता है, विटामिन B9 जो है हमारे ब्लड के अंदर पैराफाइटिन रिंग बनाता है और ये पैराफाइटिन रिंग के द्वारा ही हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। नेक्स्ट इसका वर्क है न्यूक्लियो प्रोटीन का निर्माण। न्यूक्लियो प्रोटीन, हमारे शरीर के अंदर ये न्यूक्लियो प्रोटीन का भी निर्माण करता है और इसके अलावा B9 और B12 मिलकर बोन मैरो में RBC का निर्माण करते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि कौन सा विटामिन B12 के साथ मिलकर बोन मैरो के अंदर RBC का निर्माण करता है, तो आपको आंसर क्या देना है, विटामिन B9। या फिर इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि विटामिन B9 किस विटामिन के साथ मिलकर बोन मैरो के अंदर RBC का निर्माण करता है, तो आपको पता है विटामिन B12 जो है विटामिन B9 के साथ मिलकर बोन मैरो के अंदर RBC का निर्माण करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन B9 यानी फॉलिक एसिड जो है उसका इस्तेमाल जो है, उसके दो एलिमेंट्स का यूज़ जो है सिंड्रोबोरम और ल्यूकोबोरियन। सिंड्रोबोरम और ल्यूकोबोरियन जो ये दोनों एलिमेंट्स हैं विटामिन B9 के, फॉलिक एसिड के, इनका उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। फिर से देख लीजिए, विटामिन B9 यानी फॉलिक एसिड के दो कारक हैं, दो एलिमेंट हैं और वो कौन कौन से हैं, सिंड्रोबोरम और ल्यूकोबोरियन। इनका उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। अब बात कर लेते हैं विटामिन B9 यानी फॉलिक एसिड की कमी से होने वाले रोग। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि फॉलिक एसिड की सबसे ज़्यादा आवश्यकता कब होती है, विकास की सबसे ज़्यादा आवश्यकता गर्भावस्था में, और इसके अलावा जब धात्री अवस्था होती है माँ की, उस समय भी ज़रूरत होती है। तो आप जानते ही हैं ज़्यादातर जो है डॉक्टर्स के द्वारा ये प्रिस्क्राइब की जाती है, फॉलिक एसिड की टैबलेट्स दी जाती है। इसके द्वारा जो है हमारे अंदर ब्लड का जो है लेवल सही बना रहे। इस वजह से फॉलिक एसिड की टैबलेट्स जो है प्रेग्नेंट्स वुमेन, इसी वजह से जो फॉलिक एसिड की टैबलेट्स हैं वो प्रेग्नेंट और जो दूध पिलाने वाली माताएं होती हैं उनको डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो यहाँ पर हम जान लिया हमने कि फॉलिक एसिड जो है, जो शरीर को सबसे ज़्यादा विकास की आवश्यकता होती है, ब्लड का निर्माण हो रहा होता है, उस समय हमें फॉलिक एसिड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और वो कब होगी, गर्भावस्था और धात्री अवस्था में। उसी समय जो है शिशु की विकास की अवस्था अत्यधिक तीव्र गति से हो रही होती है। चलिए बात कर लेते हैं इसकी कमी से होने वाले रोग। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है एनटीडी। एनटीडी का फुल फॉर्म है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो है एनटीडी का फुल फॉर्म है। इसमें क्या होता है, गर्भावस्था में शिशु के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है और इसके लक्षण लगभग 1 महीने के अंदर दिखाई देते हैं। और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो शिशु की स्पाइनल कॉर्ड है, इसके अंदर भी सबसे ज़्यादा क्या प्रभावित होती है, स्पाइना बिफिडा। ये एनटीडी का ही एक प्रकार है। एनटीडी यानी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो है उसका ही एक प्रकार क्या है, स्पाइना बाइफिडा। स्पाइना बाइफिडा किसका प्रकार है, न्यूरल
ट्यूब डिफेक्ट, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का प्रकार है स्पाइना बाइफिडा। और जो इस बीमारी में होता क्या है, शिशु की स्पाइनल कॉर्ड प्रभावित होती है और सबसे ज़्यादा इसमें भी स्पाइना बाइफिडा प्रभावित होती है। इसके अलावा मैग्नोब्लास्टिक एनीमिया देखा जाता है। इसमें होता क्या है, जो हमारी आरबीसी होती है उसका शेप बड़ा हो जाता है और वो अपरिपक्व रह जाती है, उसका निर्माण नहीं हो पाता है सही ढंग से। तो इस बीमारी में क्या होता है, मैग्नोब्लास्टिक एनीमिया, इसके अंतर्गत जो आरबीसी है, जो हमारी रेड ब्लड सेल्स हैं, उनका निर्माण सही ढंग से नहीं हो पाता है, उनका आकार बड़ा हो जाता है। तो ये सारे ही जो टर्म्स हमने देखे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, नेट की दृष्टि से ज़्यादातर पूछा जाता है। इसके अलावा जो टीचर ग्रेड के होम साइंस के जिन्होंने भरे हुए हैं उनमें भी इस तरह के क्वेश्चंस देखे जाते हैं। तो इसके साथ ही आज का हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है। विटामिन बी समूह के जो विटामिन्स हैं उसमें हमारे काफ़ी सारे जो विटामिन्स हैं कवर हो चुके हैं। हमारे केवल 3 ही विटामिन इसमें बच रहे हैं, वो हैं इनोसिटॉल और विटामिन B12 और कॉलिन। इन तीनों ही विटामिन्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे बहुत ही विस्तार से, और इसमें जो इम्पॉर्टेंट टर्म नेट JRF वगैरह में पूछी जा सकती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों के लिए ये वीडियो यूज़फुल रहेगी। मिलेंगे फिर से इसी से रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स के साथ। तब तक के लिए इसी तरह से बने रहिए आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसका मूल मंत्र है ऑलवेज सक्सेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।